हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो पुराने डिफिनीशन के अनुसार वैसे कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते थे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनको प्राप्त किया जाता था, वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, मतलब जीव जंतु या पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्राप्त हो, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। ये जॉन जेकब बर्जेलियस का मानना था, इसको शॉर्ट में जेजेबी मैंने यहाँ लिखा है। तो बर्जेलियस का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, कांट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमें पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा बर्जेलियस का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर लोगों ने जॉन जेकब बर्जेलियस से पूछा कि इसको केवल लिविंग थिंग्स से ही क्यों प्राप्त किया जा सकता है, इसको लैब में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो आप बताइए कि ये केवल लिविंग थिंग्स में ही क्यों पाया जाता है, उनसे ही क्यों निकाला जाता है? तो वहाँ पे जॉन जेकब बर्जेलियस ने एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया कि लिविंग थिंग्स में कोई एक वाइटल फोर्स है, रहस्यमयी शक्ति है, मिस्टीरियस फोर्स। जैसे आप मान लें कि कोई सीड है और उस सीड से प्लांट ग्रो कर रहा है, तो आप इसमें पानी दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा शक्ति है जो उस छोटे से बीज को एक बड़े पेड़ में मतलब कन्वर्ट कर दे रहा है? तो अभी आपके पास बोलने के लिए 3-4 फेनोमेना हो सकते हैं, बट ये बात है 1800 के आसपास की, तो उस समय कुछ ज़्यादा चीज़ें बोलने के लिए नहीं था। तो लोग यही बोल सकते थे उस समय कि कोई एक रहस्यमयी शक्ति है, मिस्टीरियस फोर्स है, जिसके कारण ये सीड जो है वो पेड़ में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसी तरह से बर्जेलियस ने भी एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दिया कि कोई एक वाइटल फोर्स है लिविंग थिंग्स में, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो केवल लिविंग थिंग्स में ही बनते हैं, उनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पुराने डिफिनीशन के अनुसार वैसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाएं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। और बर्जेलियस ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकता है, इसको हम लोग लैब में नहीं बना सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक वाइटल फोर्स होता है, ऐसा मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिसके कारण वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, इन्हीं के स्टूडेंट थे वॉलर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर क्या हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं वॉलर्स का वो एक्सपेरिमेंट। तो जॉन जेकब बर्जेलियस के स्टूडेंट थे फ्रेडरिक वॉलर, उन्होंने 1828 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली वो एमोनियम साइनेट बनाने के लिए जा रहे थे, NH4OCN, और इसके लिए उन्होंने सिल्वर साइनेट और एमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, AgOCN और NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर जो है उस पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सिल्वर पे यहाँ +1 और साइनेट पे -1 चार्ज होता है। उसी तरह से अमोनियम आयन पे +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1। अब एक बात आप समझिए, पूरे केमिस्ट्री में सिल्वर को जहां भी हेलोजन मिलेगा तो सिल्वर हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक प्रिसिपिटेट बना लेगा। हमेशा, चाहे यहाँ आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, सिल्वर उस हेलोजन को लेके भाग जाएगा और प्रिसिपिटेट बना लेगा प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ भी वही हुआ है, सिल्वर को दिख गया हेलोजन, तो सिल्वर यहाँ से हेलोजन को लेके भाग गया और प्रिसिपिटेट बना लिया। अब बच गए कौन? एमोनियम और OCN-, यानी कि एमोनियम साइनेट, और यही बनाना चाहता था कौन? फ्रेडरिक वॉलर। तो ये तैयार हो गया। अब क्या था कि इसको सॉल्यूशन से निकालना था, क्योंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है ना, वाटर है, फिर सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट भी है, तो इसको फिर यहाँ से निकालना था इस सॉल्यूशन से। तो उसके लिए आइसोलेशन की जरूरत थी कि NH4OCN, हमारा जो एमोनियम साइनेट है, उसको इस सॉल्यूशन से निकाला जाए। उस आइसोलेशन के लिए इन्होंने क्या किया, एमोनियम साइनेट को गर्म किया 60 डिग्री पे, और जब इसको 60 डिग्री पे गर्म किया गया तो फिर जो प्रोडक्ट बाहर निकला उसका जब टेस्ट किया गया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, डिफरेंट रिएक्शन करा के टेस्ट करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वही प्रोडक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे जब इसको आइसोलेट किया गया, फिर जो हमें मिला उसका टेस्ट किया गया, तो उधर से खबर आया कि बधाई हो, यूरिया हुआ है। मतलब आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया लैब में। मतलब आज तक ये नहीं हुआ था कि लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया हो। मतलब यहाँ पे एक तरह से चमत्कार हो गया था। और ये सीधा JJB, जॉन जेकब बर्जेलियस, जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता था,
उनके थ्योरी का, उनके उस वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन था। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट ने जॉन जैकब बर्जेलियस के उस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम साइनेट से यहाँ पे यूरिया तैयार हो गया था, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ये एक्सीडेंटली हुआ था, कोई इंटेंशन से वॉलर नहीं गए थे कि आज तो मतलब जॉन जैकब बर्जेलियस के थ्योरी का खंडन कर दूंगा मैं, ये कुछ नहीं, बस वो एमोनियम साइनेट बनाना चाहते थे, लेकिन बन गया यूरिया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था और यहाँ पे खंडन हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने अभी देखा, इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकला। तो अब हम लोग उस कंक्लूजन को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का पहला कंक्लूजन तो ये है कि देयर इज नो एनी वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति या मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स का जरूरत नहीं है। हम लोग लैब में भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही है कि अदर वे में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। इसके लिए कोई दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं है, यानी कि लिविंग थिंग्स से ही केवल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। और अगला फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वो डिफरेंट कंपाउंड हो, ये यहाँ पहली बार देखने के लिए मिला। यहाँ पे देखिए एमोनियम साइनेट जो है और हमारा यूरिया जो है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ भी देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, यानी कि इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये कंपाउंड डिफरेंट है। यहाँ तक कि कंपाउंड का कैटेगरी ही डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे कहीं पे भी आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इतना डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और यही होता है आइसोमेरिज्म, जब किसी 2 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, लेकिन वो कंपाउंड डिफरेंट रहे। 2 कंपाउंड है तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म है। तो यही है फेनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वॉलर का, इससे 2 कंक्लूजन निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में बना सकते हैं और आइसोमेरिज्म नाम का भी कोई फेनोमेना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो ओल्ड डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इनवैलिड हो गया, वो एक तरह से बर्खास्त हो गया। और यहाँ पे एक नया डिफिनीशन आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो या उनके डेरिवेटिव हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन से बने हुए हो। अभी हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन और उनका डेरिवेटिव का मतलब क्या है। इसके लिए पहले हाइड्रोकार्बन को समझेंगे और फिर वहीं पे मैं ये भी समझा दूंगा कि इनका डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब है। लेकिन हाइड्रोकार्बन समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके बारे में। पहले तो ये बात था कि ये लैब में बनाए ही नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या हो चुकी है। तो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने संख्या में हैं उनका कुछ आइडिया दे देता हूँ। तो मोर देन 5 मिलियन इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी नोन है। 5 मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, यानी कि 5 × 10 टू द पावर 6 लगभग इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के डेट में नोन है। और इतना ही नहीं, मेनी मोर न्यू कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज एवरी डे। इतने तो हैं और कई नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेली बनाए जा रहे हैं या उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संख्या कितना ज्यादा है। इनफैक्ट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स alone is much more than the number of compounds of all other elements taken together। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से 117 एलिमेंट का कंपाउंड एक तरफ और अकेला कार्बन से बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरफ। ये अकेला जो कार्बन से बनने वाला कंपाउंड है ये 117 एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड से काफी ज्यादा है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या कितना ज्यादा है। अब हम लोग थोड़ा रीजन पे फोकस करते हैं कि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संख्या क्यों है। तो इसका पहला रीजन है केटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था जब हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन या साइक्लिक रिंग भी बना लेता है। तो सबसे पहले जैसे स्ट्रेट चेन की बात करें तो कार्बन जो है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ता हुआ चला जाता है, यही सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब है। यहाँ पे एक कार्बन का 4 वैलेंसी होगा
तो इस तरह से आप देखिए 4 बॉन्ड इसका पूरा कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई दूसरा आइटम आप लगा सकते हैं। और फिर ब्रांच्ड का क्या मतलब है, तो ये जो कार्बन आगे बढ़ता जा रहा है, अब इस कार्बन का वैलेंसी इधर भी तो है, इधर भी तो कार्बन लग सकता है, इधर भी तो कार्बन लग सकता है, यहाँ भी कार्बन लग सकता है, यहाँ भी कार्बन लग सकता है। ब्रांचिंग का यही मतलब है कि मेन चेन के अलावा यहाँ पे साइड से भी आप कार्बन लगा सकते हैं, ये ब्रांचिंग। और फिर इतना ही नहीं, ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से आप रिंग भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी आप हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कार्बन अपने सेल्फ लिंकिंग वाले प्रॉपर्टी के कारण स्टेट चेन, ब्रांचिंग, क्लोज्ड रिंग ये सब बना सकता है। मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो वैरायटी जब बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये एक रीजन था केटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग। एक रीजन और है कि कार्बन का कंपाउंड इतना ज़्यादा क्यों होता है, अब हम लोग वो रीजन देखते हैं। अगला रीजन है कार्बन का टेट्रावेलेंट होना, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होना। आपको अगर याद हो तो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको वैलेंसी का रेंज बताया था कि वैलेंसी का रेंज 0 से लेके 4 तक हो सकता है। 0 इनर्ट गैस का वैलेंसी होता था, और यहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। मतलब कार्बन का वैलेंसी मैक्सिमम है, कार्बन से ज़्यादा किसी की वैलेंसी हो ही नहीं सकती। और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो किसी की कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन से ज़्यादा नहीं हो सकती। कार्बन एक साथ 4-4 एटम से कंबाइन कर सकता है, जैसे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, ये देखिए एक साथ 4-4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है, एक साथ ये 4-4 क्लोरीन से कंबाइन कर सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण भी इसका कंपाउंड बहुत ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अनदर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. Due to its large valency of 4, a carbon atom can form covalent bond with number of carbon atoms as well as with a large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine। इन सबों के साथ भी कंबाइन कर सकता है, और 4-4 वैलेंसी है तो एक साथ 4-4 क्लोरीन, 4-4 ब्रोमीन के साथ ये कंबाइन कर सकता है। तो एक साथ 4-4 एटम के साथ ये कंबाइन कर सकता है, एंड मेनी मोर, और भी कई एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझिए, जैसे कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड पूरा हो रहा है, इस कार्बन का भी 1, लेकिन कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और बॉन्ड चाहिए इसको, 3 और बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन के अलावा हर वैलेंसी पे यानी कि हर बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। और इसी में हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एलिमेंट जैसे हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दिया, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोल देते हैं। कि पहले हाइड्रोकार्बन बना लो, कार्बन कार्बन, फिर उसमें हाइड्रोजन लगा दो बाकी वैलेंसी पे, फिर क्या करो कि एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दो, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उनका डेरिवेटिव क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, कार्बन का कंपाउंड इतना ज़्यादा क्यों है ये भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास 6 प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला है हाइड्रोकार्बन, ये मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पे कार्बन के अलावा केवल हाइड्रोजन हो, जैसे ढेर सारा कार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो हर कार्बन का आप 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी था तो 2 बॉन्ड और पूरा कर दिया। यहाँ भी देखिए 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और लगा दीजिए, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है 2 बॉन्ड और लगा दीजिए। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है इस कार्बन का, 2 बॉन्ड और लगा दीजिए। यहाँ पे इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो यहाँ 3 बॉन्ड और लगा दीजिए, और हर एक खाली वैलेंसी पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन गया, इसमें आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। अगला है हेलो एल्केन्स। अब क्या है, हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको अल्केन बोलते हैं। अब इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा दीजिए, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में से कुछ लगा दीजिए हाइड्रोजन हटा के, तो ये हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। इसको हम लोग हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अगला है अल्कोहल। यहाँ पे आप इस हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दीजिए तो ये अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह से एल्डिहाइड के केस में आप हाइड्रोजन को हटा के
ये ग्रुप लगाना होता है CHO, ये ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड हो जाता है। उस तरह से कीटोन ग्रुप ऐसा होता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि ये ग्रुप अगर लगा देंगे तो यहाँ पे 2 वैलेंसी देखिए खाली है, तो ये ग्रुप हमेशा बीच में लगता है, जैसे यहाँ आके आप ये ग्रुप लगा सकते हैं। ये हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप होता है, COH का जो ग्रुप होता है इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि इस बार जो कोविड के कारण सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें ये सब हटा दिया गया है। अब देख रहे हैं कितना बड़ा पोर्शन, 6 हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप था जिसमें से 5 टाइप हटा दिया गया, केवल हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस में रह गया है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बाद में जब अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इन पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। धन्यवाद।